हमें तो मतलब ऐसा महसूस हुआ कि हमारी तीसरी ईद है। एक तो होती है ईद उल जुहा, ईद उल फितर, तो ये एक और ईद थी हमारी। ये तो खुशी की बात है। ये खुशी की बात है। मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है। आप हौसला रखिए ना, आप हौसला रखिए, तो हौसला खुशी रखिए, की बात है इंसान। हौसला रखिए, हौसला रखिए। जी। बहुत मुश्किल होता है, मतलब उनके पास कोई गाइड नहीं था। अभी मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन सोपोर में, और अभी मैं जिनके घर पे हूँ इनका नाम है पीरजादी नादिया इम्तियाज, जिनको कल जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए गोल्ड मेडल दिया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जब इनको एजाज से नवाजा गया, बहुत ही फख्र का मोमेंट था पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। तो आइए बात करते हैं नादिया से और जानते हैं कि इनको उस वक्त कैसा महसूस हुआ। तो नादिया, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस फीट के लिए। तो मुझे बताइए कि आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि आपको प्रेसिडेंट के जरिए अवार्ड से नवाजा जाएगा? देखिए, जो ये गोल्ड मेडल है इसके लिए तो मैं पहले से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। मतलब कॉलेज लेवल के बाद ही मैंने सुना हुआ था कि बैच टॉपर्स को गोल्ड मेडल मिलता है, तो मैं तभी से ये ना इसके लिए मेहनत कर रही हूँ। एंड तक, बराबर एंड तक मैं लगी थी। जब तक हमारा फोर्थ सेमेस्टर सारा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैं पूरी मेहनत में लगी थी। तो ये तो पता ही थी, मतलब बैच टॉपर हूँ मैं। तो इसके चार चांद तब लगे जब हमने सुना कि हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साहिबा हमारी चीफ गेस्ट है और वो हमें फेलिसिटेट करने वाली है। तो उससे तो चार चांद ही लग गए, बहुत खुशी मिली हम लोगों को। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में तो हमारा तो सोशियोलॉजी ही रहता है, फिर इसी के अंडर हमें डिफरेंट मतलब इसी के डिफरेंट ब्रांच वगैरह हमें पढ़ने पड़ते हैं, इसी के अंडर जो आते हैं। तो सोशियोलॉजी ही था मेरा। ठीक है, तो जैसा कि आपने बोला कि आपका पहले से गोल था कि गोल्ड मेडल हासिल करना है, बट एज अ सरप्राइज आपको ये प्रेसिडेंट के हाथों मिला, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बताइए किस तरह से प्रिपेयर आपने इसके लिए किया था? प्रिपरेशन तो हमेशा से ही, मतलब जैसा कि मैंने बोला कि मैं तो हमेशा से ही फोकस्ड रही हूँ। तो मुझे पता होती है कि मुझे क्या करना है, और मैं अपना जो पूरा है पोटेंशियल और अपना हार्ड वर्क लगा देती हूँ उस चीज़ में, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। एक वे मैंने क्रिएट की होती है दिमाग में कि मुझे किस तरीके से जाना है, किस तरीके से मुझे मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ने में, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। तो वो मेरा पहले से ही रहा है। अच्छा, और इस जर्नी में पेरेंट्स का और टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे जो फादर है उनकी वो तो बहुत ही पहले, जब मैं आई वाज 12 व्हेन ही डाइड, तो मेरे भाई जो है वो 9 इयर्स के थे। तो हम लोगों को सिंगल हैंडेडली माँ ने हम लोगों की अपब्रिंगिंग की है। तो उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़े इस पूरे टाइम में, और उन्हीं का बैक रहा है हमें, हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है। हर बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो मेरे घर घर से ही है। तो मुझे तो पता है कि मतलब कैसे मतलब खुद इंडिपेंडेंटली कैसे मतलब आगे बढ़ना है, बिना किसी के सपोर्ट के एक इंडिपेंडेंट वुमन कैसे बनना है। तो उसी के मतलब वही करने की कोशिश में है। मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा करियर बहुत ज़्यादा बेहतर बने, ताकि मैं आगे जाके भी, जैसे मेरी माँ संभाल पाती है घर को भी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी घर को संभाल पाती है, और जैसे कि वो फिर हम लोगों का वो जो होता है मतलब घर भी चलाना, बाहर का भी सारा कुछ देख लेना। तो मुझे तो उन्हीं से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। तो रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स का भी बचपन से ही बहुत अच्छी स्कूलिंग ही मेरी बहुत अच्छी, मेरी स्कूलिंग मॉडल पब्लिक स्कूल सोपोर से हुई है। तो बहुत अच्छा स्कूल रहा है, वहाँ के टीचर्स से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रही हूँ मैं। फिर मेरा जो है श्रीनगर से मेरा फिर 10th 12th और कॉलेज लेवल का भी वहीं हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थे। टीचर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एक तो गाइडेंस में भी, और दूसरा कि
अगर टीचर आपको अच्छे से मतलब प्रेजेंट कर पाए आपका सब्जेक्ट, आप जो भी पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो क्रिएट हो ही जाता है, एक दिल लग जाता है वहां पे पढ़ने में। तो वैसा ही मतलब मेरे केस में भी टीचर्स अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए, तो उस वजह से इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो गया मेरे सब्जेक्ट में। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और करंटली आप क्या कर रही हैं एंड व्हाट ऑल आर यू प्लानिंग फॉर आगे फ्यूचर में? तो करंटली मैं अपॉइंटेड हूँ एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बम्बई बारामूला। तो आगे का मेरा ये है कि मैं फर्दर स्टडीज के लिए, जो हायर स्टडीज के लिए PhD करना चाहूँगी अपनी ही यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, फिलहाल के लिए तो मैं अपॉइंटेड हूँ, तो फिलहाल वहाँ जा रही हूँ। नेक्स्ट ईयर श्योरली मैं ज्वाइन करूँगी। ओके, तो कोई मैसेज रहेगा यंगस्टर्स के लिए? हाँ बिल्कुल। तो ये है कि यंगस्टर्स ये सुन ले ये बात कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हार्ड वर्क करनी है, मेहनत करनी है, बीट any पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या बीट UPSC और JKPSC या नीट का एग्जाम ले लो, कोई भी, ठीक है, JEE का एग्जाम ले लो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इंटेलिजेंस खुद ही चल के आ जाती है। IQ तो है, हम कश्मीर के लोगों में तो नॉर्मल से अबो ही IQ है, लेकिन यह है कि हर एक इंसान जो भी, जिसने भी कुछ अचीव किया होता है, उसने मेहनत की होती है, दिन रात लगे होते हैं वो उसमें। खुद ही कुछ नहीं आता है आपके सामने, खुद ही कुछ नहीं, प्रेजेंट कुछ नहीं करेंगे जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे किसी चीज में। जैसे कि मैंने भी दिया, अपना 100% दिया, बाकी फिर अल्लाह तो है ही दिखाने वाले रास्ता, तो अल्लाह ने रास्ता भी दिखा दिया, फिर मेहनत भी रंग लाई। एंड बीइंग अ कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट, हाउ इज द फीलिंग लाइक? बिकॉज काफी स्टूडेंट्स का ये है कि कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, व्हाट वुड यू से? देखिए, जैसे कि हमारी घर की कंडीशन थी, तो मुझे तो पहले से ही, मतलब मेरी माँ ने तो पहले से ही बताया था कि आप लोगों को जो भी करना है वो कश्मीर, विद इन कश्मीर ही करना है, बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि बीमार हो सकता है इंसान या और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी वो चीजें डील। तो हम लोगों का, मेरे और मेरे भाई का ये रहा है हमेशा कि नहीं, मतलब हमें जो भी करना है कश्मीर में ही करना है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जब आप पढ़ेंगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बहुत सारी नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनका बच्चों को बिल्कुल भी इल्म नहीं है, पता ही नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है बच्चों को। तो ये चीज है कि अगर गाइडेंस अच्छे से हो प्रॉपरली स्कूल लेवल पे, जो कि आप कर रहे हैं, आप कुछ वोकेशनल NEP 2020 में आप कुछ वोकेशनल भी इन्होंने ऐड किया हुआ है, जहाँ पे ये बोल रहे हैं मतलब डिफरेंट आप किस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ही, ठीक है, मतलब पहले से ही उनको थोड़ा वो इंसाइट दे देना, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी अगर हो जाएंगे, क्योंकि एक जो चीज मेरे में लैकिंग थी वो थी यही गाइडेंस की, हर स्टेज पे मानो मुझे खुद ही निकालना पड़ रहा था कुछ ना कुछ। किसी ने थोड़ा सा कुछ किसी चीज के बारे में बोला ना, सुनने में कहीं जाता, मैं तो उसी को पकड़ लेती थी, ये है तो ये करना है, मतलब जितना मेरे नॉलेज में आ जाता था मैं उसमें अपना बेस्ट कर लेती थी। लेकिन ये थी कि नॉलेज की, गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी, नॉलेज नहीं थी, जो कि मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों में भी है। इनफैक्ट मुझे तो परसों ही कॉन्वोकेशन, जो हमारा 20th कॉन्वोकेशन हुआ था, ठीक है, तो मुझे तो वहीं पता चली कि कॉलेज लेवल पे भी गोल्ड मेडल मिलता है। फिर मैं सोच रही थी अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं वहां पे भी इसी लेवल के एफर्ट्स लगाती। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है, ये तो है यहाँ पे। लेकिन अगर हो तो यहाँ पे भी करने को बहुत ज्यादा कुछ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मेहनत करें, अच्छे से पढ़े, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, किसी भी फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है, आप जा सकते हैं, बस आपको ये है कि अपना बेस्ट देना है हर चीज में। खुशी की बात थी, रिलेटिव्स भी खुश थे, पड़ोसी भी बहुत ज्यादा खुश थे, सारे ही खुश थे, फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे, आ रही थी कॉल्स। तो दोनों तरफ से, मैं पैटर्नल मैटरनल तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है पहले से ही, लेकिन मैटरनल स्पेशली, क्योंकि मेरी जो 10th के बाद मेरा जो रहा है सारा कुछ वो ननिहाल में ही रहा है। तो इवन मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको पता होते है, कभी कभी तो खाना भी मिस हो जाता है जब इंसान अच्छे से पढ़ाई की तरफ लग जाता है। तो मेरी मौसी तो है वो संभाल लेती थी मुझे, खिलाना पिलाना, फिर ऊपर लाना, सारा कुछ खाना पीना। तो उनका तो बहुत ही ज्यादा हाथ रहा है मेरे नानिहाल वालों का इसके पीछे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है। और मतलब मुझे फोकस रखने के लिए वो बाकी सारी चीजें खुद ही हैंडल कर देते थे, बस मेरे सामने पेश हो जाती थी चीजें। हमारे साथ अभी नादिया की मदर है, आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको मुबारक नादिया की सक्सेस के लिए।
जी। तो मुझे बताइए कि जब आपको ये खबर मिली कि इनको गोल्ड मेडल दिया गया है, वो भी हमारे जो देश की प्रेसिडेंट है उनके हाथों से मेडल मिला है, तो कैसी फीलिंग थी, कैसा महसूस हुआ? बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे, हम्म, उस टाइम बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि हम्म, मुझे इतनी एक्सपेक्ट नहीं, क्यों नहीं है कि मेरे घर में जो हालात थी, तो इसके उससे मुझे बहुत परेशानी थी कि पता नहीं आगे बढ़े कि नहीं, हम्म, इनका बाप नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी शान बढ़ा दी, अपने बाप की शान बढ़ाई, सबों की शान रख दी उन्होंने। और थोड़ा नादिया के बारे में बताएं कि किस तरह से ये प्रिपरेशन करती थी? नादिया बचपन से ही बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसने कभी खाने की पीने की किसी चीज की फिक्र नहीं की। जब ये बचपन में आती थी स्कूल से, तब ये अपनी यूनिफॉर्म तक नहीं निकालती। जहाँ से आती है ना, सीधे घर आती, कोने में बैठी और अपना काम करती शुरू। जब तक ना वो खत्म हो जाएगी, तब तक ये ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। और जैसे नादिया के जो फादर थे, वो बहुत यंग थी जब उनके फादर का इंतकाल हुआ, तो एज अ सिंगल पेरेंट आपके लिए कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? बहुत ज्यादा। इसमें बोलने वाली बात ही नहीं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया इसमें, वो खुदा ये जाने और मैं जानती। अभी क्या फ्यूचर प्लान है नादिया की एजुकेशन को लेकर? मैं बहुत कुछ सोचती, तो ये इसका अब अपना मसला है, मैं ज्यादा जोर नहीं देती हूँ इस पे, क्योंकि बच्चे को अपनी होती है। जब वो पढ़ने के लिए बोलेगी मैं पढ़ूंगी आगे, तो मेरी तरफ से आजादी है, फ्री है मेरी तरफ से, फिर अपना उसको क्या करना है वो खुद ही सोचेगी। ये मैं सोचती कि ये पीएचडी करे। हमें तो मतलब ऐसा महसूस हुआ कि हमारी तीसरी ईद है। एक तो होती है ईद उल जुहा, ईद उल फितर, तो ये एक और ईद थी हमारी। नहीं आप ये तो खुशी की बात है, ये खुशी की बात है। मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है। आप हौसला रखिए प्लीज। हाँ, आप हौसला रखिए। तो खुशी की बात है इंसान। हौसला हौसला रखिए। बहुत मुश्किल होता है, मतलब इनके पास कोई गाइड नहीं था, जो भी था इन्होंने खुद किया है। और हमने भी आज़ादी दी थी इनको, मतलब जो भी इन्होंने पढ़ा अभी भी, मतलब इस चीज़ के लिए अभी भी आज़ाद है। और मेरी सभी पेरेंट्स जो भी कश्मीर के या कश्मीर से बाहर है, एजुकेशन के मामले में लेकर बच्चों को कभी सख्ती मत करो, इनको चुनने दो, इनका फ्यूचर क्या है, अगर ये पढ़ते हैं इनको पढ़ने दो। मतलब वो सिपाही बनकर इनके पीछे मत रहो, कि क्योंकि हमारा तो यहाँ पे जो है को एजुकेशन है, तो कौन कॉल कर रहा है, ये कर रहा है, हमें कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे। क्योंकि अगर आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लड़का भी कॉल कर सकते हैं, लड़की भी कॉल। लेकिन जब आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये पढ़ रहा है, इसको लड़का भी फोन कर सकता है, और बार बार अगर आप, और ये हो भी रहा है, मतलब ये जहनी जो हमारा है, अब ये जहन हमारा ऐसा बन गया कि हम एक ही रिश्ता, या एक ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक ही नाम दिया है इसका, लेकिन क्लासमेट भी कोई चीज होती है, पढ़ाई लिखाई ये भी कोई चीज होती है। इसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब क्योंकि हमारी बच्ची थी, इसने पढ़ा, इसका रूम अलग हमने दिया था इसको, मतलब हर कोई फैसिलिटी थी, लेकिन शुक्र रब का कि इसने इज्जत रख ली। तो यही मसला है हर किसी पेरेंट से, कि अपने बच्चों को आजाद छोड़ दो पढ़ने के लिए, उन पे ज्यादा वो बार बार सिपाही बन के उनके पीछे मत रहो। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माँ बाप बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। एक तो उनको पता होता है कि हम एजुकेशन में लगे हैं, हमें कुछ अचीव करना है, ऊपर से आप उनके पीछे उनको दबाव डाल रहे हैं, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, अब आपको कॉल किसने की, आप किससे मिल रहे हो, आज आपको लेट क्यों हो गया, या तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, या उनको बोलो कि आप घर में बैठ जाओ, आपको पढ़ना नहीं है। और अगर आपने उनको फील्ड में छोड़ दिया है, इनकी यूनिवर्सिटी है, इनका कॉलेज है, इनके क्लासमेट्स है, इनकी लाइफ है, ये कभी चाय पीने भी जा सकते हैं, हम भी गए हैं अपने वक्त में, फ्रेंड्स के साथ एक्स्ट्रा आधा घंटा बैठ भी सकते हैं।
तो इन चीजों को जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना एक चीज है, लेकिन गलत नजर से अपने बच्चों को देखना अलग चीज होती है। अगर आपके बच्चे को लेट हो गया, आपको पहले दिमाग में आना चाहिए, हो सकता है ट्रैफिक जैम हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ गप्पे मार रही हो, लगता है क्योंकि इनकी भी लाइफ है, आज एंजॉय नहीं करेंगे, आज बात नहीं, फिर कब करेंगे, क्योंकि फिर तो शादियां होनी है, उनके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उठाने हैं आपने, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला बनता है। तो हमारा ये है कि अपने बच्चों को बढ़ाओ, और इसने जो किया है ये हमारे लिए बहुत मतलब कीमती चीज है। आपको ये लग रहा होगा कि गोल्ड मेडल है, लेकिन आई थिंक खुशी के आंसू शायद इसलिए भी है क्योंकि काफी वक्त अपनी जिंदगी का इसने अपने नानीहाल में ही आप लोगों के साथ ही गुजारा है, शायद ये भी वजह है। वजह ये भी नहीं है, ये मतलब वजह ये है कि इज्जत रखना, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि नहीं हलवे बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो इसने उस चीज की इज्जत रख ली। मतलब इतना बड़ा इवेंट है, आपने बोला कि तीसरी ईद हुई हमारी, तो ऐसे जम्मू कश्मीर में जो नौजवान अभी ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैंने काफी डिबेट इस पे की है, काफी बार मैंने ड्रग्स पे बात की है, काफी प्रोग्राम्स किए हैं इस पे, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो ड्रग्स में जो हम प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाते हैं या जो कुछ भी होता है, तो वो पैगाम उन तक नहीं पहुंचता है जिन तक पहुंचना चाहिए। आपके जब ड्रग्स के प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस होता है, उसमें आपके डॉक्टर आएंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, लेकिन वो ड्रग एडिक्ट कहाँ आता है उसमें? तो हमें तो इलाज मरीज का करना है ना, और मरीज हमारा एब्सेंट होता है। और अगर आप देखेंगे जो ये ड्रग लेने वाले होते हैं, ये तकरीबन 80% इनमें अनएजुकेटेड, अनअवेयर लोग होते हैं, इनको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर आज की डेट में ज्यादातर लड़कियां भी अब इसमें मतलब जो नए नए सर्वे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो एजुकेटेड होती है, लेकिन ड्रग्स ये एक बहुत बड़ा, हम क्या कहेंगे इसको कि ये इस तरह से ना अब ये बैठ गया है कश्मीर में, जैसे मतलब मौसम 4 होते हैं हमारे, वैसा ही मतलब शादियां होती है, ये होता है, ये अब कल्चर बन चुका है। क्योंकि ऐसी ऐसी फिल्में बन रही है जिसमें आप दिखाते हैं कि डॉन है और वो डॉन ड्रग्स ले रहा है, आप इंस्पायर हो रहे हैं। अब आप पहले तो एज मुस्लिम्स हम दाढ़ी रखते थे कि नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दाढ़ी इसलिए रख रहे हैं कि फलानी डॉन ने KGF में रखी है, ठीक है। तो इसी तरह ये ड्रग्स का जो मामला है, ये तब तक सही नहीं होगा जब तक उन पेशेंट्स को जो मतलब हम कहेंगे ड्रग्स ले रहे हैं उनको अवेयर नहीं करेंगे। हमें जरूरत है उनको अवेयर करने की, न कि उन लोगों को जो ऑलरेडी अवेयर है। मतलब मैं किसी भी कमिश्नर के आगे या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हो जो अच्छे प्रोफाइल का हो, या किसी लेक्चरर के सामने इस बारे में कहूंगा ड्रग्स फैल रहे हैं, ड्रग्स देगा, वो साहब भी इससे अवेयर है, मैं भी अवेयर हूँ, लेकिन बेसिक मसला ये है कि इस पे काम कहाँ हो रहा है। हमारा यहाँ पे एक है अभी DDC का ड्रग डे एडिक्शन सेंटर जो ईदगाह में है, उसमें कुछ लोग आते हैं मतलब जो चाहते हैं कि हम ड्रग्स ना ले, या कोई रिलेटिव होता है बोला कि रख देता है वहाँ पे वो पुलिस का है वहाँ पे, तो वहाँ पे काम हो रहा है इस चीज का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शर्म की वजह से अपने बच्चों को नहीं लाते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बात दबा देते, अगर उनको कहेंगे भी कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि शायद सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, तो वो भी वो बात छुपा रहे हैं। तो इस चीज से ये है कि पहले अपने, ये किसी ने कहा था कि अगर आप अच्छा चाहते हो तो पहले अपने घर से ठीक करो। जब अगर आपके मोहल्ले में कोई ड्रग कर रहा है तो उनके पेरेंट्स से बात करो। अगर सारे मोहल्ले वाले उसको भर्ती कर देंगे हॉस्पिटल में, हो सकता है उसकी जान बच जाए, लेकिन बात करने से तो मसले हल नहीं होते जब तक आप प्रैक्टिकल ना हो, जब तक आप अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने पास पड़ोस को साफ सुथरा नहीं रखोगे तो कंट्री कैसे साफ सुथरी बन जाएगी। तो स्टार्ट तो वही से करना है, मोहल्ले से स्टार्ट करोगे तो ये हमेशा के लिए बाहर चले, वरना कोई मसला नहीं है।